बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। प्यारे बच्चों, मैं विजय कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। इससे पूर्व के एपिसोड में हमने चर्चा की थी डबल एंट्री सिस्टम की। आज उसी के अंतर्गत हम जर्नल पे चर्चा करेंगे। बच्चों, जर्नल का अर्थ होता है रोज नामचा, जैसा कि शब्द से ही विदित होता है। रोज नामचा यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, रोज और नामचा। रोज यानी डेली, इसका मतलब हो गया प्रतिदिन। नामचा, नाम का मतलब हो गया नाम, और चा माने और। चा संस्कृत का शब्द है। वह वही जिस वही में व्यापारी के द्वारा प्रतिदिन नामवार क्रमानुसार तिथिवार लेखे किए जाएं, वह रोज नामचा कहलाता है। बच्चों, व्यापार में प्रतिदिन अनेक सौदे होते हैं, जिनको व्यापारी के द्वारा याद रखना संभव नहीं हो पाता है। अतः व्यापारी इसके लिए डेली डायरी बनाता है। उसे हम दैनंदिनी अथवा रद्दी बही भी कहते हैं। इस बही में व्यापारी के द्वारा सौदे तिथिवार किए जाते हैं। डेली डायरी, डेली डायरी का प्रारंभ बच्चों सबसे पहले उसमें डेट होती है और पार्टिकुलर्स, अमाउंट। इसमें तिथिवार लेखा करता चला जाता है। जो सौदा जैसे होता है, जिस तारीख में माल बेचा, माल खरीदा, और इनकी राशियां भी लिखा चला जाता है। 50,000, 20,000, किराया दिया, 2,000, मजदूरी दी, 500 रुपया, इत्यादि इत्यादि। तो डेली डायरी में वो इस तरह से अपनी याददाश्त के लिए लेखों को लिख लेता है, जो व्यापार में होते रहते हैं। इन लेखों की सहायता से व्यापारी जर्नल तैयार करता है रोज नामचा। डेली डायरी अथवा रद्दी बही से सौदों को तिथिवार क्रमानुसार रोज नामचे में लिखा जाता है। रोज नामचे में लेखा करने के लिए अर्थात जर्नल बनाने के लिए कुछ सुनिश्चित नियम दिए गए हैं। उन नियमों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। रोज नामचा बनाने के नियम। बच्चों, रोज नामचा बनाने के लिए विभिन्न खातों का प्रयोग किया जाता है, और यह खाते अपने अपने अलग अलग नियम रखते हैं। उनका अध्ययन हमें यहाँ करना है। रोज नामचा बनाने के नियमों में जो सबसे पहले हम खाता ले रहे हैं, उसका नाम है वस्तुगत या वास्तविक खाता। अंग्रेजी में इसको एक्चुअल अकाउंट कहते हैं।
बच्चों, वस्तुगत या वास्तविक, जो वास्तव में है अर्थात जो वस्तुएं हैं, जैसे हमारी संपत्तियां, भूमि, भवन, मशीनरी, प्लांट, रोकड़, इन वस्तुओं से संबंधित जो भी सौदे हैं वो इसी खाते के अंतर्गत आएंगे और इस खाते से संबंधित लेखों का जर्नल में लिखने का एक निश्चित नियम है। आने वाली वस्तु ऋणी, आने वाली वस्तु ऋणी और जाने वाली वस्तु धनी पक्ष में लिखी जाती है। बच्चों, जो भी वस्तु आ रही होगी उसको ऋणी पक्ष में और जो वस्तु जाएगी उसको धनी पक्ष में लिखा जाएगा। जैसे रुपए 5,000 का फर्नीचर खरीदा, अब यहां पर देखिए फर्नीचर वस्तु है और फर्नीचर खरीदा गया है, अर्थात हमारे पास फर्नीचर आ रहा है। तो जर्नल बनाते समय कैसे लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। बच्चों, फर्नीचर खरीदा तो हमें क्या मिला? हमारे पास क्या आया? फर्नीचर। आने वाली वस्तु ऋणी, फर्नीचर ऋणी। जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? पैसा, रोकड़। तो जाने वाली वस्तु धनी, इसलिए रोकड़ को धनी किया गया। नरेशन में लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। अब हम दूसरे नियम पे आते हैं। व्यक्तिगत खाते। बच्चों, जो खाते व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, व्यापार में होने वाले अमौद्रिक लेन देन अथवा फर्म, कंपनी, संस्थाएं और निगम, कारपोरेट्स, इनसे रिलेटेड जो भी सौदे होते हैं उन सभी को पर्सनल अकाउंट्स में रखा जाता है। बच्चों, पर्सन दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सौदा अगर उधार किया गया है, क्रेता पक्ष कोई व्यक्ति है, राम, मोहन, सोहन, हरि, उदय, तो ये प्राकृतिक व्यक्ति होगा। और अगर यही सौदा किसी कंपनी अथवा संस्था के साथ किया गया है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो उसे आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा, अर्थात कृत्रिम व्यक्ति माना जाएगा। और इस खाते से संबंधित सौदों का लेखा करने का जो जर्नल का नियम है वो बहुत ही सरल सा है। पाने वाला ऋणी और देने वाला धनी पक्ष में लिखा जाता है। बच्चों, इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण,
मोहन से 1,000 रुपए का माल उधार खरीदा। तो बच्चों इसका जर्नल कैसे बनाएंगे? मोहन से 1,000 रुपए का माल खरीदा, माल यानी वस्तु, वस्तु का संबंध वस्तुगत खाते यानी एक्चुअल अकाउंट से होगा, और दूसरा पक्ष दिया गया है मोहन, मोहन व्यक्ति है, इसका संबंध व्यक्तिगत खाते से है। अब यहाँ पर दोनों खातों का नियम लगेगा। मोहन से माल उधार खरीदा तो हमारे पास क्या आया? माल, और माल हमने खरीदा है तो माल खरीदने के लिए परचेज को ऋणी किया जाएगा, यानी क्रय खाता ऋणी। पाने वाले हम स्वयं, हमने खरीदा है, हमें माल किसने दिया है? सोहन ने। देने वाले को धनी किया जाता है नियमानुसार, अतः मोहन का अमाउंट लिख देंगे बोथ साइड में, डेबिट और क्रेडिट में 1000। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। सौदा उधार खरीदा। सौदा खरीदते समय यदि नकद शब्द नहीं दिया गया है और किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है, वो चाहे प्राकृतिक हो चाहे अप्राकृतिक हो, सौदा करते समय, माल खरीदते समय अथवा बेचते समय यदि नकद शब्द का प्रयोग नहीं है और व्यक्ति का नाम दिया गया है तो उसे उधार माना जाएगा। और अगर दोनों ही नहीं दिए गए, ना तो नाम दिया जाए और ना ही नकद शब्द दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में सौदे को नकद माना जाता है। दूसरा उदाहरण, राम को 5,000 रुपए का माल बेचा। अब यहां पर माल बेचा राम, माल पाने वाला राम है और देने वाले हम स्वयं हैं। स्वयं को व्यापारी मान करके ही जब लेखा आप करेंगे तभी लेखा आपका ठीक होगा। अब हमको क्या मिला? राम को माल बेचा तो ये सौदा उधार हो गया। उधार सौदे की दशा में अब हम देखेंगे कि हमारे पास तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो दूसरे खाते में जाएंगे, व्यक्तिगत खाते में। व्यक्तिगत खाते का नियम है कि पाने वाला ऋणी, अर्थात पाने वाला कौन है? राम। तो जब जर्नल बनाएंगे राम ऋणी, और हमारे पास से माल चला गया यानी बिक गया, बिक्री खाते का। राम को उधार माल बेचा और धनराशि के कालम में ऋणी और धनी दोनों पक्षों में रकम को लिख दिया जाएगा 5,000। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए करेंगे राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, being goods sold on credit to Ram, amount डेबिट में 5,000 और क्रेडिट में भी 5,000। बच्चों अब जर्नल के तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, तीसरे खाते की ओर। नाम मात्र खाते, वे खाते जिनका संबंध आय व्यय लाभ हानि से होता है उनको नाम मात्र खातों के अंतर्गत रखा जाता है। नाम
मात्र के खाते, मीन्स नॉमिनल अकाउंट्स। बच्चों, अब हम तीसरे नियम की बात करेंगे। तीसरा नियम है नाम मात्र के खाते, यानी नॉमिनल अकाउंट से संबंधित जर्नल के लेखे कैसे किए जाएंगे। इससे पूर्व में हमने दो नियमों का अध्ययन किया। उनमें पहला एक्चुअल अकाउंट और दूसरा पर्सनल अकाउंट था। एक्चुअल अकाउंट का नियम आप लोगों ने देखा और पढ़ा, पाया कि जो चीज़ें आती हैं उनको जर्नल के ऋणी पक्ष में, और जो वस्तुएं जाती हैं हमारे पास से उनको जर्नल के धनी पक्ष में लिखा जाता है। इसी तरह से जो व्यक्तिगत खाते थे, पर्सनल अकाउंट्स थे, उनका नियम था कि पाने वाला ऋणी और देने वाला व्यक्ति धनी किया जाता है। बच्चों, नॉमिनल अकाउंट्स में समस्त आयों, व्ययों, लाभों, खर्चों इत्यादि का लेखा किया जाता है। इसमें आय, लाभ जो प्राप्त हो रहे हैं हमको, उनको जर्नल में क्रेडिट किया जाता है बनाते समय, यानी धनी पक्ष में लिखा जाता है। और जो खर्चे और व्यय हैं, खर्चे एवं व्यय तथा हानियां, इन सभी को जर्नल में लिखते समय ऋणी पक्ष में लिखा जाता है, यानी इनको डेबिट किया जाता है। ऋणी पक्ष में लिखा जाता है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। नंबर 1, रुपया 1500 मजदूरी के दिए। बच्चों, इसको जर्नल में कैसे लिखेंगे? पहले तो हम देखेंगे मजदूरी है क्या। मजदूरी हमारे लिए व्यय है, ये हम दे रहे हैं। लिखा हुआ है रुपया 1500 मजदूरी के दिए, ये हमारे पास से जा रही है, हमारे लिए व्यय है। और नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स के अनुसार इसको ऋणी पक्ष में लिखा जाएगा, यानी वेजेस अकाउंट डेबिट, मजदूरी खाता ऋणी। अब धनी किसे करेंगे? दूसरा पक्ष देखेंगे। मजदूरी में जा क्या रहा है? 1500 रुपये, और जो पैसे हैं वो वस्तुगत खाते से संबंधित होते हैं। वस्तुगत खाते का नियम यह होता है कि जो वस्तु आती है वो ऋणी और जो हमारे पास से जाती है वो धनी की जाती है। तो पैसा हमारे पास से जा रहा है तो रुपए को ही धनी करेंगे। मजदूरी खाता ऋणी रोकड़ खाते का। यानी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा, मजदूरी दी, इंग्लिश में लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड आउट। दूसरा उदाहरण, ₹500 ब्याज के मिले। बच्चों, ये पहले उदाहरण के विपरीत है। पहले उदाहरण में मजदूरी के हमने दिए थे, अब इसमें हमें ब्याज के ₹500 मिल रहे हैं। ₹500 मिल रहे हैं। ब्याज का स्वरूप क्या है? रुपए के रूप में ब्याज हमारे पास आ रहा है। तो रुपए वस्तुगत खाते से संबंधित है और आने वाली वस्तु ऋणी करेंगे, यानी रोकड़ खाता ऋणी।
और प्राप्त चीज को धनी करेंगे ब्याज खाते का। नरेशन में लिख देंगे ब्याज प्राप्त हुआ। ₹500 और धनी पक्ष में भी ₹500। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। बच्चों इस खाते में इसी तरह से जितनी भी प्राप्तियां और लाभ होंगे उन सबको धनी किया जाएगा, जितने भी व्यय एवं हानियां हैं उनको ऋणी किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं जर्नल का प्रारूप क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और उसमें लेखांकन कैसे किया जाता है। रोजनामचे का प्रारूप। पहला कॉलम तिथि यानी डेट का, दूसरा विवरण यानी पार्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम खाता पृष्ठ संख्या यानी लेजर फैल्यू नंबर LF, चौथा कॉलम रकम ऋणी यानी डेबिट अमाउंट का, और अगला कॉलम रकम धनी यानी क्रेडिट अमाउंट। बच्चों ये 5 प्रमुख कॉलम जर्नल के होते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब इसमें लेखा कैसे करेंगे? अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं इसमें लिखने के लिए, जिसके अनुसार इसमें लेखा किया जाएगा। नीचे की ओर लिखते हैं उदाहरण को। व्यापार प्रारंभ किया, रुपए 1 लाख। जब किसी भी व्यापारी के द्वारा धन का विनियोजन करके व्यापार को प्रारंभ किया जाए तो वह धन पूंजी कहलाता है। बच्चों अगर हम पूंजी की डिफिनीशन दें तो बहुत सिंपल सी है, केवल इतना मात्र कहना है कि जो धन व्यवसाय में विनियोजित किया जाता है वह पूंजी होता है। समस्त धन पूंजी नहीं हो सकता। पूंजी केवल वह धन का वह भाग पूंजी है जो व्यवसाय में लगा हुआ है। तो ये व्यवसाय में पूंजी का विनियोजन किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारे व्यवसाय में क्या आ रहा है। जो भी डेट होगी डेट डाल देंगे, डेट नहीं है तो नंबर डाल देंगे। व्यवसाय में रोकड़ आ रही यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। और पार्टिकुलर के कॉलम में नरेशन लिखने के बाद में एंट्री को क्लोज करते चलेंगे। हर एंट्री में हमें यह क्रिया दोहरानी है। हम लेखे को खुला नहीं छोड़ सकते हैं। एंट्री करने के बाद में नरेशन लिखेंगे और नरेशन के बाद में एक लाइन खींच करके लेखे को बंद कर देंगे। इसके बाद अगली तिथि अथवा अगले लेखे को करेंगे। और रकम के कॉलम में ऋणी और धनी पक्ष में क्रमशः 1-1 लाख रुपया लिख दिया जाएगा। ये डबल एंट्री है, दोहरा लेखा है। एक ही सौदे के 2 पक्षों में लेखा करने को ही दोहरा लेखा कहा जाता है। व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख रुपए से, वो रोकड़ के ऋणी पक्ष में भी 1 लाख है और पूंजी के धनी पक्ष में भी 1 लाख रुपया है। बच्चों यही डबल एंट्री सिस्टम है। और जर्नल में जो लेखा करने के नियम आपको समझाए गए हैं वो अत्यंत ही सरल है। इसी तरह से समस्त जर्नलों का जर्नलाइजेशन यानी लेखांकन किया जाएगा। इसके बाद अगले एपिसोड में हम आपको जर्नल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उदाहरणों को समझाएंगे।
धन्यवाद।